नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करने से पहले धूमिल की एक कविता। धूमिल भारतीय काव्य परंपरा में प्रतिरोध के एक बड़े स्वर थे। उनकी एक कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। रूपकों की भाषा में कहें तो वो तीसरा आदमी जो देश की कई समस्याओं की जिम्मेवारी जिस पर आन पड़ती है, वो आदमी कौन है उसके बारे में देश की संसद मौन है। मौन क्यों है? क्योंकि वो तीसरा आदमी ही उन समस्याओं की जड़ में है और वो तीसरा आदमी उस संसद का हिस्सा भी है। तीसरा आदमी कहते हुए लग रहा है कि वो एक तिहाई प्रतिनिधित्व करता है लोगों का, लेकिन एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एक गैर सरकारी संस्था है जो निकालती है कि हमारी संसदीय व्यवस्था में क्रिमिनल्स की संख्या कितनी है। तो 2022 के उसके आंकड़े कहते हैं कि एक तिहाई से ज्यादा ये संख्या पहुंच चुकी है उन लोगों की जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, क्रिमिनल धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। बल्कि 18 से 20% तो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। तो बात हो रही है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की। उस पर एक लेख लिखा है आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एम वेंकैया नायडू साहब ने, जो कहते हैं डेमोक्रेसी इंटरप्टेड, जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें रुकावटें आती हैं जब वो तीसरे आदमी जो एक तिहाई थे वो संख्या में बहुत बढ़ने लगते हैं। होना तो उनको एक तिहाई भी नहीं था लोकतंत्र के मंदिर में जिसको कहा जाता है संसद को, लेकिन उनकी संख्या बढ़ने लगी है, राजनीतिक दलों में बढ़ने लगी है, संसद में बढ़ने लगी है और उसकी वजह से लोकतंत्र में रुकावट आ रही है। हम जानते ही हैं वेंकैया नायडू साहब, एम वेंकैया नायडू साहब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इससे पहले कि हम संपादकीय पे आगे बढ़े, एक और बात यहां कह देनी जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम जब ऐसी बातें करने लगते हैं कि देखिए संसद में कितने लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, या फिर हमें पान सिंह तोमर का वो डायलॉग भी याद आने लगता है जिसमें कहते हैं पान सिंह तोमर कि बागी मिलते हैं चंबल में, डकैत तो संसद में मिलते हैं। तो ऐसी बातें जब हम सुनने लगते हैं तो हमारा कई बार संसद पे से, संसदीय परंपराओं पे से, नेतृत्व पे से और लोकतंत्र पे से भरोसा उठने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह भी ध्यान रखिए कि जब भी लोकतंत्र से भरोसा उठा है और किसी भी प्रकार की तानाशाही आई है तो उसने मामलों को और बिगाड़ा है। हिटलर के लिए यह कहा जाता था कि वो फाइनेंशियल रूप पे बड़ा साफ सुथरा रहने वाला आदमी था। उसने लोगों से कहा कि देखिए जर्मनी की संसद में तो खाली चोर बैठे हैं, मैं इनसे ऊपर हूं। यह कहकर उसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को धीरे धीरे कमजोर किया, फिर नष्ट किया और फिर खुद तानाशाह बन बैठा, जिसकी विभीषिका ना सिर्फ दुनिया ने झेली बल्कि उस जनता ने भी झेली जिसने थोड़ा बहुत समर्थन हिटलर को दिया था। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे टॉपिक्स की जब हम चर्चा करें तो हमारा मंतव्य लोकतांत्रिक परंपराओं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खारिज करना नहीं है, सवाल उठाकर उनको और मजबूत करना है। और ये संपादकीय भी प्रक्रियाओं को, संस्थाओं को मजबूत करने की ओर की गई कोशिशों को और की जाने वाली कोशिशों की ओर इशारा करता है। क्योंकि लोकतंत्र जो है, जमहूरियत जो है, वो एक सलीका भी है जीने का। वो केवल देश की सत्ता में काम नहीं करता, परिवारों में भी काम करता है। जब हम कहते हैं कि कुछ परिवार में गड़बड़ हो रहा है, पिता ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, माँ अपना दायित्व अगर ठीक तरीके से नहीं निभा रही, बड़ा भाई ज्यादा चलाने लगा है, या इस तरह की समस्याएं, तो हम ये नहीं कहते कि संस्था को समाप्त कर दीजिए। हम कहते हैं कि वहां पर भी इस संस्था को सुधारिए ताकि लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का वाजिब एहसास हो। तो लोकतंत्र एक सलीका है। इस सलीके को देश में स्थापित करने के लिए कई संस्थाएं हैं। हमारी संसद उसमें से एक मानद संस्था है। इस संस्था को और मजबूत करने की बात सोचते हुए हमें इन बिंदुओं पर विचार करना है। तो वेंकैया नायडू साहब शुरुआत में समस्या की ओर ध्यान दिलाते हैं कि कैसे ये समस्या बढ़ रही है, इसकी वजह से कौन सी दूसरी समस्याएं आती हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्या कहा है,
या और हमें और क्या कदम उठाने की जरूरत है। तो बहुत ही साफ सुथरा संपादकीय है, थोड़ा बहुत दोहराव है, दोहराव से हम आपको बचा लेंगे, लेकिन बिंदुओं को आप ध्यान में रखिए क्योंकि जीएस पेपर 2 इलेक्शंस के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और एक सजग नागरिक के लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ही, जैसा कि हमने शुरुआत में ही चर्चा की। तो अब ब्रॉड एनालिसिस हो गया, चर्चा शुरू करते हैं। तो क्या कहते हैं नायडू साहब? वो कहते हैं कि देखिए, ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे चुने हुए लोग जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो पार्लियामेंट में हैं, वो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर में हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और इस संख्या से सबको बुरा लगना चाहिए, डर लगना चाहिए। किनको? वो लोग जो अपने बुद्धि से सोचने का दम रखते हैं, उनको भी, और वो भी लोग जो मानते हैं कि लॉ का शासन, कानून का शासन जो है वो सबके लिए ठीक होता है। अंत में उन दोनों लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए और वो संख्या लगातार बढ़ रही है। ये एक डेंजरस ट्रेंड है जिसकी वजह से हमारी जमहूरियत की, लोकतंत्र की जड़ें जो हैं वो खोखली हो रही हैं और इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कैसे, लेकिन थोड़ी और चर्चा इसकी आगे भी की गई है। इसको दोनों लोगों को रोकना है। कौन दोनों लोगों को? पॉलिटिकल पार्टीज को भी रोकना है, उन राजनीतिक दलों को भी रोकना है जहां पर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो किसी ना किसी क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत वांछित हैं या एटलीस्ट दोषी हैं या उन पर आरोप है। और इसके अलावा जुडिशरी को भी रोकना है। कैसे रोकना है इसकी चर्चा भी आगे है। तो आगे संपादकीय बढ़ता है, कहता है कि हमें बहुत जल्द ही इस पर कदम उठाने होंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2022 में 40% के आसपास जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिन पर गंभीर या जिन पर कोई ना कोई क्रिमिनल मामला दर्ज है। और संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि हमें टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी पर काम करना होगा, क्योंकि मामले अगर लंबित हैं, आरोप लगे हुए हैं, हो सकता है आरोप सही हो सकता है आरोप झूठे हो, ये तय नहीं करना है। तय ये करना है कि जल्दी से जल्दी उन आरोपों का एक एंड रिजल्ट पता चल जाए, ताकि अगर आरोप झूठे हैं तो व्यक्ति बिल्कुल निर्भीक होकर प्रक्रिया में भाग ले सके, चुनावी प्रक्रिया में, और देश की सर्वोच्च संस्थाओं में पहुंच सके। लेकिन अगर मामले सच्चे हैं तो इसको वहीं पर रोका जा सके, ऐसी संस्थाओं को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी चाक चौबंद होना होगा और ऐसे हमें कानून बनाने होंगे ताकि हमारी जो राजनीति की व्यवस्था है वो इस श्राप से मुक्त हो सके। अगर हम कानूनी प्रक्रिया को तेज करते हैं तो इससे, संपादकीय आगे बढ़ते हुए कहता है कि इससे जो करप्ट हैं और जो क्रिमिनल वर्ग हैं पॉलिटिकल सिस्टम से, वो बाहर होने लगेंगे। तो इसके लिए पहली बात, अब ये पहला सुझाव जो मूर्त रूप से आता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आना होगा और तय करना होगा कि वो कम से कम एक थ्रेशोल्ड से ऊपर, यानी जिनके ऊपर मान लीजिए बहुत ही गंभीर आरोप हैं, उनको तो वो टिकट देना ही बंद करे। यहां सभी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ आना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एक पार्टी इसमें महारत हासिल कर ले कि वो क्रिमिनल्स को चुनेगी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी कहे कि हम नहीं चुनेंगे, तो इससे व्यवस्था का भला नहीं होने वाला। ऐसे संस्थागत प्रश्नों पर सभी को साथ आना होगा। तो एक तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे मुद्दों पर साथ आना होगा। दूसरी बात क्या बात की गई है कि गंभीर मसलों पर, जिन पर कोई भी बहुत ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं, कम से कम उनको टिकट ना दिया जाए। क्यों ऐसी बात की गई है? क्योंकि आमतौर पर राजनीति में कुछ छोटे मुकदमे, हालांकि ये कहते हुए थोड़ा संकोच होता है, लेकिन फिर भी सच्चाई यही है कि कुछ छोटे मुकदमे राजनीतिक द्वेष की वजह से भी लग सकते हैं या राजनीतिक क्रियाकलापों की वजह से भी लग सकते हैं। लेकिन मर्डर, रेप जैसे या बहुत गंभीर करप्शन जैसे आरोप, ये बड़े आरोप हो जाते हैं। इन पर पार्टियों को संजीदगी से सोचना होगा। तो पहली बात हमने चर्चा की। जब क्रिमिनल सेलेक्ट हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नेता के तौर पर और फिर देश की संसद या विधायिका में पहुंच जाते हैं, तो वो फिर कानून बनाने लगते हैं। और जब वो कानून बनाने लगते हैं तो वो उसी लोकतंत्र के लिए भस्मासुर साबित होने लगते हैं जिस लोकतंत्र ने उन्हें कानून बनाने वाले की स्थिति में पहुंचाया था। तो ऐसे में हमारे लोकतंत्र का भविष्य अधर में लटकने लगता है, क्योंकि पूरा सिस्टम
ऐसे लोगों की गिरफ्त में आने लगता है। और फिर समाज ऐसे लोगों को, हम कहते हैं वर्ड नेता, नेता मतलब जिनकी ओर समाज आंखें उठाकर नेतृत्व की आकांक्षा व्यक्त करता है। तो ऐसे लोगों की ओर समाज कैसे आंखें उठाकर देखेगा, वेंकैया नायडू ये सवाल पूछते हैं। वो आगे कहते हैं कि हम दुनिया में खूब ढोल पीटते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन हमें दुनिया में एक आइडियल लोकतंत्र भी बनना होगा, सबसे बड़ा लोकतंत्र होना काफी नहीं। और ऐसे में खास तौर पे जब भारत विश्व पटल पर अपनी जगह और मजबूती से बना रहा है, एक लंबी प्रक्रिया के बाद आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां विश्व के कई मसलों पर हमारी राय अधिक महत्व रखती है, तब खास तौर पर हमें अपने अंदरूनी नेतृत्व को तो चाक चौबंद रखना होगा और अबव सस्पिशन रखना होगा, किसी भी संशय से ऊपर रखना होगा। अब आगे संपादकीय बढ़ता है, कहता है कि जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है पॉलिटिक्स का, वो इस चीज से भी जुड़ा है कि एक तो पॉलिटिकल कंट्रोल की कोशिश होती है। इस पे बात करने से पहले यह भी ध्यान रखें कि 70 के दशक में माना जाता है कि कई बाहुबली जो थे, जो पहले राजनेताओं को केवल मदद कर रहे थे सत्ता तक पहुंचने की, उन्होंने तय किया कि हम मदद क्यों करते रहें, हम खुद सत्ता तक पहुंचेंगे। तो 70, 80, 90 के दशक में बाहुबली खुद संसद तक पहुंचने लगे। आजकल ये धनाढ्य वर्ग में देखा जा रहा है। बिजनेसमैन आज तक सपोर्ट किया करते थे, अब कई बिजनेसमैन खुद संसद पहुंचने लगे हैं। तो इसी बात की ओर इशारा करते हुए क्या कहता है संपादकीय कि देखिए कोशिश क्या होती है जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता है कि वो पूरी स्टेट मशीनरी को, जो राज्य की ताकत है, उसको कैप्चर कर लेता है और उसकी मदद से एक वोट बैंक पॉलिटिक्स रची जाती है जो उसका सत्ता में स्थान सुरक्षित रखती है। और वहीं दूसरी ओर करप्शन बढ़ता है, जिसको कि लीगल लूप होल्स का भी फायदा मिलता है। कानून में कई ऐसी खामियां रह गई, खामियां कहिए या ये मानिए कि उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इन समस्याओं से भी कानून को गुजरना पड़ेगा। हालांकि ये कोई डिफेंस नहीं है, अब आज समस्या आ गई है तो उन कानूनी लूप होल्स को भरने की जरूरत है। एक और समस्या, हमने पीछे कहा था कि करप्शन भी बढ़ता है। हालांकि बात समझ में आ जाती है, बट हमने कहा था आगे और स्पष्ट तरीके से समझ में आएगी। कैसे कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, जो लाल फीताशाही है, अगर उनका नेतृत्व हम जानते हैं जनप्रतिनिधि करते हैं, और जनप्रतिनिधि जो हैं वो अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो हम अपनी ब्यूरोक्रेसी से कैसे ये आशा करें कि वो कानून के शासन को बढ़ावा देगी जब कानून के भंग करने वाले लोग उसके लीडर बन जाएंगे। तो ऐसे में गुड गवर्नेंस का जो नारा है वो खोखला होने लगता है। और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है, नौकरशाही की स्थापना क्यों की जाती है किसी भी देश में, किसी भी संस्था में की जाती है कि वो सेवाओं को बेहतर से बेहतर तरीके से प्रदान करने के उपाय बनाए। लेकिन यहां तो ब्यूरोक्रेसी का एम जो है वो सेवा देना नहीं हो जाता, अपने जो बॉसेस हैं, जिनका जो अधिकतर या एक बड़ा हिस्सा जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहा है, उनकी सेवा करना रह जाता है। तो जन सेवा का जो लक्ष्य है उससे ब्यूरोक्रेसी भी विमुख होने लगती है और भ्रष्टाचार का दीमक जो है वो जन सेवा में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत गंभीर तरीके से लगने लगता है। संपादकीय आगे बढ़ता है, कहते हैं कि यह समस्या कैंसर की तरह बढ़ रही है, अपने आप बहुत तेजी से फैल रही है। और ऐसे में जो माना जाता है लोकतंत्र के 3 पिलर्स माने जाते हैं, चौथे को हम इनफॉर्मल पिलर कहते हैं, उसको हम मीडिया के रूप में जानते हैं। लेकिन 3 मेन पिलर जो हैं कौन से हैं? हमारी पार्लियामेंट, हमारी जुडिशरी और हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। तो हमारी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका जो है ये कमजोर होने लगती हैं, और यही तो 3 पिलर्स हैं लोकतंत्र के। तो ये कमजोर हो जाएंगे तो पूरा लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो कमजोर होने लगता है, कानून का शासन कमजोर होने लगता है। बहुत चांसेस हैं कि देश प्रगति के पाथ से, रास्ते से विमुख होने लगे। अब आगे बढ़ते हुए संपादकीय चर्चा करता है कि बीते कुछ सालों में ये कोशिशें हुई हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोका जाए। जैसे कि बोहरा कमेटी जो 1993 में आई थी, उसने एक वार्निंग नोट दिया था कि कुछ राजनीतिक नेता कई सारी सशस्त्र सेनाओं के या गैंग के लीडर बन जाते हैं और अपने आप को
फिर लोकल बॉडीज में चुनवाते हैं, स्टेट बॉडीज में चुनवाते हैं और अंततः पार्लियामेंट में चुनवा लेते हैं। 3 दशक पहले वोहरा साहब की कमिटी ये वार्निंग नोट दे रही थी और वो वार्निंग आज सच होती हुई दिख रही है और विकराल स्तर पर सच होते हुए दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर इस बात की ओर इशारा किया है। अगस्त 2021 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया कि देश अपना पेशेंस खो रहा है, क्योंकि ध्यान रखिए ऐसी बातें जैसा कि हमने शुरुआत में ही बोला संस्था पर विश्वास को कम करती हैं। कब तक लोग समझाते रहेंगे कि संस्थाओं को सुधारना है? अगर संस्थाएं सुधरने से बिल्कुल ही इंकार कर देती हैं तो जैसा कि आमतौर पर होता है लोगों का संस्थाओं पर से भरोसा चुक जाता है और फिर वो और खराब स्थिति की ओर आगे बढ़ती है, राजनीति भी और देश की व्यवस्था भी। जैसे कि पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए। पाकिस्तान में अक्सर माना जाता है कि लोगों का अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां जनप्रतिनिधि बहुत भ्रष्ट रहे हैं, फ्यूडल रहे हैं और लोगों में बार बार फिर मन उठता है कि सेना के हाथ में शासन चला जाए तो बेहतर हो। ये दूसरी बात है कि आजकल सेना भी भ्रष्टाचार के आरोपों के परे नहीं रह गई है पाकिस्तान में। लेकिन हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की प्रगति के अगर आप पथ को देखें तो दोनों देश एक साथ इस राह पर आगे बढ़े थे प्रगति के। भारत कहां पहुंच चुका है और पाकिस्तान गर्त की ओर जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की कि राष्ट्र अपना पेशेंस लूज कर रहा है। 2002 में कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति, 2 बातें बताई जाएंगी जो कोर्ट ने लागू की थी। ऑब्जर्वेशन की बात एक तरफ, कोर्ट ने लागू क्या किया? 2002 में कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति जो अपने चुनाव का हलफनामा भर रहा है उसको अपने क्रिमिनल और फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ जो उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां रही हैं, ये तीनों बातें देनी होंगी। क्या चीज देनी होगी? कि उसके पास कितना पैसा है, उसने कितनी शिक्षा अर्जित की है और क्या उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है। तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 जानकारियों को हर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए कंपलसरी बना दिया। अब इससे यह तो कहा जा सकता है कि थोड़ी सी पारदर्शिता इस चीज से आई, ट्रांसपेरेंसी आई। ये ट्रांसपेरेंसी ही अपने आप में एक बेहतर कदम होती है कि कम से कम अब लोगों को पता तो हो। उसके बाद 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया। क्या फैसला दिया? कि किसी भी सिटिंग एमपी या एमएलए के खिलाफ किसी भी केस में अगर उसको 2 वर्ष से अधिक की सजा हो जाती है तो उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। अगर उसका कन्विक्शन हो जाता है और इंप्रिजनमेंट 2 या 2 साल से ज्यादा के लिए होता है तो वो उसको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक तीसरी चीज और, मैंने हालांकि 2 ही केसेस की चर्चा की थी, तीसरी चीज क्या? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, बल्कि कहा क्या, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन को मानते हुए एक ऑर्डर पास किया कि सिटिंग एमपीज और एमएलए के खिलाफ जो केसेस हैं वो चार्ज तय हो जाने के, इस बात को गौर से सुनिएगा, चार्ज तय हो जाने के 1 साल के अंदर कंक्लूड कर दिए जाने चाहिए और उनका ट्रायल रोजाना बेसिस पर होना चाहिए। तो हमने ये 3 संपादकीय इन 3 निर्णयों को बताता है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को थामने के लिए। इसके बाद सरकारों ने क्या किया? सरकारों ने 2017 में स्पेशल कोर्ट्स बनाई। कितनी कोर्ट्स बनाई ये थोड़ा चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी एक स्टेप है। 12 स्पेशल कोर्ट बनाई गई ताकि एमपीज और एमएलए के खिलाफ, 2017 में यह काम हुआ, एमपी और एमएलए के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनको स्पेशल कोर्ट्स में जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जा सके। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऑब्जर्वेशंस दी हैं। यह भी कहा है सेंटर को कि वो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाए जो बताए कि इन केसेस के इन्वेस्टिगेशन में ही डिले क्यों हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन में डिले भी कई बार, चार्जशीट के दायर होने से पहले का डिले भी कई बार ऐसे मामलों के बहुत खिंचने का कारण बनता है। तो हमने 2002, 2005, 2014, 2017 में आए तमाम निर्देशों की चर्चा की जिसको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रोकने या उसकी रोकथाम के लिए लाया गया है। अब ये जो पेंडिंग केसेस हैं ये इतने बड़ी चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत संज्ञान लिया है और फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट को मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा आया कि सुप्रीम कोर्ट को यह सूचना दी गई है
कि 5000 से अधिक केसेस सिटिंग एमपीज और एमएलएस के खिलाफ देश की अलग अलग मामलों में लंबित हैं। दिसंबर 2021 का आंकड़ा है, आज से 1 साल पहले का। तो फिर आगे की राह क्या हो? पहले ही तो फास्ट ट्रैकिंग करनी पड़ेगी ताकि टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हो। न्याय केवल मिलता हुआ मिले ही ना, बल्कि मिलता हुआ दिखे भी। ये एक जुडिशियल सिद्धांत है। और ये कब हो पाएगा? कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता। तो टाइम बाउंड जस्टिस होना चाहिए, और जिससे कि हमारे सामाजिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में जो ये बीमारी लग गई है, एक प्रकार का कैंसर लग गया है, इसको दूर किया जा सके। क्रिमिनल्स के खिलाफ, और खास तौर पे जो अपने सामाजिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में करप्ट हैं, उनके खिलाफ कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। इसके अलावा क्राइम, मनी और मसल पावर, जो क्राइम की दुनिया है और पैसे की जो ताकत है और बाहुबल है, इन तीनों में एक गठजोड़ डेवलप हो गया है। तीनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। इस गठजोड़ को तोड़ना होगा, और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी आत्मचिंतन करना होगा कि कई बार वो ऐसे लोगों को टिकट देने लगती हैं जो बाहुबली होते हैं। टिकट किस आधार पर दिया जाता है कि देखिए जनता इनको लगातार चुन भी तो रही है। लेकिन संस्थाएं केवल इसलिए नहीं चला करती कि लोग कह रहे हैं। संस्थाओं का काम क्या है? कहते हैं लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। ये बताने के लिए कहा जाता है कि देखिए, लोकतंत्र में संख्या का बहुत महत्व है, लेकिन लोकतंत्र में केवल संख्या का महत्व नहीं है, संस्थाओं का भी महत्व है। और संस्थाओं को यह तय करना होगा कि वो अपनी सफाई खुद करें, यानी वो ऐसे लोगों को आने से ही रोकें जिनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं, या जिनके खिलाफ कन्विक्शन है, या गंभीर धाराओं में कम से कम मुकदमे दर्ज हैं। तो संस्थाएं पुष्ट होंगी, उसके बाद वो लोकतांत्रिक परंपरा आगे बढ़ेगी, जिसकी जितना संख्या बल मिल रहा है वो जीत कर आ रहा है। तो ध्यान रखिए, जमहूरियत केवल इस बात का नाम नहीं होती कि किसको ज्यादा संख्या में वोट मिले। संस्थाओं को अक्षुण्ण रखना भी, लोकतांत्रिक संस्थाओं को अक्षुण्ण रखना भी लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। और इसी ओर वेंकैया नायडू साहब ध्यान दिला रहे हैं कि पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को मिलकर यह कोशिश करनी होगी कि इस विष से वो अपने लोकतंत्र के वृक्ष को बचा सके। तो आज के संपादकीय में इतना ही। आपको ये एडिटोरियल कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।